रेणुका इंस्टीट्यूट ऑफ नीट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील नाइक। आज हम बात करेंगे नीट के लास्ट मंथ प्रिपरेशन की। हाउ वी कैन प्रिपेयर इन दिस लास्ट मंथ। देखिए बच्चों, 1 मंथ का टाइम आपके पास है, गिन के 30 डेज टू गो फॉर नीट। क्या किया जाए इसमें जिससे अपने मार्क्स और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हो सके उतनी दफ़ा NCERT की टेक्स्ट बुक को आपको पढ़ना चाहिए। NCERT की टेक्स्ट बुक बेस्ड ही क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं, ऐसा ज़्यादातर आप लोगों ने जाना होगा, सुना होगा। जितना दफ़ा हो सके उतनी दफ़ा NCERT की टेक्स्ट बुक पढ़िए। मिनिमम 5 to 7 टाइम्स इज़ रिक्वायर्ड। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके लिए NCERT में दिए हुए हर एक डायग्राम को, हर एक फोटोग्राफ को आप ध्यान से देखें। उसके अंदर टाइटल, सब टाइटल क्या है, लेबलिंग क्या है, ये सारी चीज़ें देखने को आप ट्राई कीजिए, ताकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो स्कैन करके ज़्यादातर पूछे जाते हैं उसमें भी आप स्कोर कर पाओ। थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि बेटा आप लोग को हमेशा आपके ट्यूशन के नोट्स जो आपके सर लोगों ने जहाँ कहीं भी आप पढ़े हो उन्होंने कुछ ना कुछ लिखवाया होगा, तो वो सारी चीज़ें भी आपको एक दफ़ा पढ़नी चाहिए। हम बहुत दफ़ा ये देख रहे हैं कि स्टूडेंट NCERT पढ़ रहे हैं, रेफरेंस बुक के MCQ सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो सर लोगों ने उनको लिखवाया हुआ है, 2 साल आप लोगों ने ट्यूशन्स में या कहीं पर भी अपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो देखना बाकी न रह जाए। आपको ज़रूर देखना होगा, जिसकी वजह से आप अपने मार्क्स बहुत बढ़ा पाओगे, कॉन्फिडेंस आप उसमें दिखा पाओगे। कि नीट के अंदर लास्ट 31 ईयर्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले AIPMT के, उसके बाद नीट लेवल के, तो वो सारे क्वेश्चन के ऑप्शंस भी आपको ध्यान से देखने हैं। हम हमेशा आपको ये एडवाइस करते हैं कि नीट के लास्ट 31 ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करो। बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करना इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ उसके आंसर को जानो। हर एक क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक ये एनालिसिस आपका खुद का होना चाहिए। हमने हमेशा देखा हुआ है कि जो लास्ट 31 ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन से वो एक या दूसरी तरह से रिपीट होते हैं। बच्चों नीट लेवल पे सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, उसके या तो ऑप्शन बदले जाएंगे या तो क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस दिए गए थे उसको बेस्ड क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है। ऐसा भी बहुत दफ़ा होता है और इसलिए हम रिपीटेडली आपको ये बात बता रहे हैं कि आप हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन के बारे में एनालिसिस कीजिए। वो ऑप्शन जो है उसको लेके किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। और ये काम करके ही आप 80 क्वेश्चन से 90 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाओ, ये तभी पॉसिबल होगा। बहुत दफ़ा ऐसा भी हो रहा है कि कोई वर्ड NCERT में नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने उस क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इन सच केस आई रिक्वेस्ट यू कि थिंक फॉर द प्रॉपर वर्ड्स जो आपके आंसर में आ सकते हैं। जनरली आंसर आपके NCERT की टेक्स्ट बुक के वर्ड में से ही होगा, लेकिन उन ऑप्शन को आपको डिलीट करना पड़ेगा जो वर्ड उस वर्ड के या उस क्वेश्चन के रिलेटेड नहीं है। बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस आपको 45 से 55 मिनट्स में ही कंप्लीट करना ही, टारगेट लेके चलना है। जनरली स्टूडेंट्स हमें ऐसा पूछते होते हैं कि सर कोई क्वेश्चन हमें नहीं आता तो हम क्या करें, क्या हम उसको ओमिट कर दें। तो बेटा मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे ऐसी टेक्निक्स आपको इस्तेमाल करनी है जिसकी हेल्प से आप उन 10 क्वेश्चन या जो भी आपको नहीं आते हैं उन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने को ट्राई करो। जैसे कि मैं बताऊंगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 4 ऑप्शन में से आपको कन्फ्यूज़न है कौन सा आंसर आएगा। इन सच केस ऐसे 2 ऑप्शंस को चुनो जो आंसर में नहीं आने वाला है, वो कॉन्फिडेंट हो आप, तो उस केस में 2 ही ऑप्शन बाकी बचे जो आंसर हो सकता है। तो ये एक बात होगी 50-50 क्राइटेरिया की। तो उस केस में यदि 10 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपको पता नहीं है, 50-50 में गए, तो आई विल टेल यू गो फॉर द आंसर, क्योंकि उस 10 में से 5 सही हो गए तो भी आपका स्कोर आगे जाएगा। 5 गलत हुए तो 5 माइनस होंगे, लेकिन 5 सही हो गए तो आपका स्कोर तो वहाँ पे बढ़ेगा ही जहाँ पे आप हो। सो डोंट ओमिट द क्वेश्चन, आई टेल यू। इन सम केसेस ऐसा भी होता है कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में हैं जिसके आपको वर्ड्स ही नहीं पता है या आंसर नहीं पता है। जैसे कि एक एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ था 2017 के पेपर में, आपने देखा होगा कि ऑयल क्लीजिंग के लिए कौन से बैक्टीरिया का इस्तेमाल होगा। आंसर सुडोमोनास दिया हुआ था उसमें, लेकिन दूसरे जो ऑप्शंस थे
उन ऑप्शन के ऊपर गौर करें तो बैसिलस दिया हुआ था, जो टाइप ऑफ बैक्टीरिया है वो स्पीशीज़ नहीं होती। उसके अलावा राइजोबियम करके दिया हुआ था एक ऑप्शन में, जो बायो फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें ये बताया था कि सर ये तो एनसीईआरटी में है नहीं, और फिर भी ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था। तो तब हम हमेशा बताते हैं कि बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर जो पूछा वो एनसीईआरटी में हो, लेकिन उसमें जो ऑप्शन दिए गए होते हैं वो एनसीईआरटी में हो सकते हैं। वो कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये आंसर नहीं हो सकता और जो बाकी बचेगा वो आंसर होगा। तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। So beta, I again repeat the same thing. Read the NCERT textbook, read your tuition notebook 3 to 4 times at least in this 30 days. Write the question paper, solve all the 31 years MCQs with clear analysis of the options given. ये चीज़ आपको करनी है। आप स्टूडेंट्स ने हमने ये बताया कि सर ये एग्जाम्पल्स इस फाइलम के या इस किंगडम के हमें याद नहीं हो रहे हैं, तो हम हमेशा ऐसे एडवाइस देते हैं बेटा उसको एक दफ़ा लिख दो, बहुत कम टाइम जाएगा, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस लिंक से आप मुझे मेल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी हमने दिया हुआ है, उससे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।